Hello student, I am going to take your class 8 subject SST. Okay, so let's start chapter number 3, ruling the countryside. So student, your chapter name is ruling the countryside. Ruling यानी शासन, शासन करना। और कंट्री साइड मीन्स क्या होता है बेटा? ग्रामीण इलाके, जैसे गांव, तो गांव में शासन करना। मैंने चैप्टर 2 में आई रीड एक्सप्लेनेशन योर चैप्टर 2 कि सिटी इलाकों में वेस्ट बंगाल में कैसे अंग्रेज़ों ने शासन किया। अब उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने गांव की तरफ अपना रुख किया। ठीक है, तो कंट्री रूलिंग द कंट्री साइड हम ये पढ़ेंगे अंग्रेज़ों का भारत के ग्रामीण इलाकों में कैसे स्टार्टिंग हुई शासन की, या कैसे शासन उन्होंने किया ग्रामीण इलाकों में। ओके, तो आइए देखते हैं। देखिए बेटा, ऑन द कंपनी बिकम्स द दीवान। द कंपनी बिकम्स द दीवान। कंपनी कैसे होती है? दीवान पे। अब दीवान क्या है? न्यू वर्ड दीवान, तो दीवान कैसे समझिए इसको। ऑन 12 अगस्त 1765 यानी 12 अगस्त 1765 में क्या हुआ था? द मुगल एम्परर अपॉइंटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी एज द दीवान ऑफ बंगाल। मुगल एम्परर यानी मुगल शासक ने अपॉइंटेड किया, क्या, किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। किस पद पे? बंगाल का दीवान के पद पे। यानी 12 अगस्त 1765 को मुगल शासक ने किसको अपॉइंट किया बंगाल के दीवान के पद पे? ईस्ट इंडिया कंपनी को। कैसे? द एक्चुअल इवेंट मोस्ट प्रोबेबली टुक प्लेस इन रॉबर्ट क्लाइव टेंट। और कौन हुआ इस पे? रॉबर्ट क्लाइव। मतलब हेड कौन था ईस्ट इंडिया कंपनी को उस समय? रॉबर्ट क्लाइव। विथ फ्यू इंग्लिश मैन, साथ में कुछ अंग्रेज, इंग्लिश मैन मीन्स कुछ अंग्रेज, एंड इंडियंस विटनेसेस। और इसमें इनके साथ कौन कौन था? कुछ अंग्रेज और कुछ इंडियंस थे। बट लेकिन इन द पेंटिंग एवब, लेकिन जो ऊपर की पेंटिंग है बेटा, ये ऊपर की पेंटिंग, द इवेंट इज शोन एज अ मैजेस्टिक ओकेशन। इवेंट, यह इवेंट क्या शो कर रहा है कि यह क्या है? एक मैजेस्टिक ओकेशन है। ठीक है, समारोह है। तो अब इसमें देखते हैं बेटा, मैजेस्टिक ओकेशन में टेकिंग प्लेस इन अ ग्रांड सेटिंग। तो टेकिंग प्लेस इन अ ग्रैंड सेटिंग, क्या किया इन्होंने? इस प्लेस को एक ग्रैंड सेटिंग में कर दिया, यानी बहुत बड़ी सेटिंग। कैसे हुआ? देखिए, द पेंटर वाज कमीशन्ड बाय क्लाइव टू रिकॉर्ड द मेमोरेबल इवेंट्स इन क्लाइव्स लाइफ्स। तो पेंटर क्या था? किसके द्वारा कमीशन था? बाय क्लाइव के द्वारा। और उसने क्या किया? रिकॉर्ड रखा। किसका रिकॉर्ड रखा? क्लाइव का रखा। क्लाइव के जीवन की इवेंट को मेमोरेबल करने के लिए, यानी संरक्षित करने के लिए उसने रखा, पेंटिंग किया। तो हमेशा के लिए ना, द ग्रांट ऑफ दीवानी क्लियरली वाज वन सच इवेंट इन ब्रिटिश इमेजिनेशन। द ग्रांट ऑफ दीवानी, जो ग्रांट ऑफ दीवानी था, ठीक है, यानी जो देय थी, मांग पत्र थी दीवानी की, दीवानी मांग थी, क्लियरली वाज वन सच इवेंट, एक ब्रिटिश इमेजिनेशन, ब्रिटिश की क्या थी? एक क्लियरली ग्रांट दीवानी थी। अब कैसे? एज दीवान। अब इसको थोड़ा सा और क्लियर होगा बेटा। एज दीवान देखिए, द कंपनी दीवान के रूप में क्या करती है? द कंपनी बिकम द चीफ फिनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द टेरिटरी अंडर इट्स कंट्रोल। दीवान जब बनी तो दीवान के अंतर्गत कंपनी ने क्या किया? दीवान ने, अब धीरे धीरे समझ में आएगा दीवान क्या है बेटा। कंपनी क्या हुआ? चीफ फिनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, यानी मुख्य वित्त का, वित्त विभाग का, यानी धन, यानी कोष का क्या हुआ? मुख्य प्रशासनिक हो गया ये प्रशासन। और क्या? टेरिटरी अंडर इट्स कंट्रोल, यानी पूरे क्षेत्र
कि वित्तीय विभाग को, पैसे वाली विभाग को, मुद्रा विभाग को अपने कंट्रोल में ले लिया किसने? एज अ दीवान के रूप में कंपनी ने। ओके, नाउ इट्स हायर टू think of administering the land and organizing its revenue resources। तो resources क्या है? नाउ अब it had to think of administering the land and organizing its revenue resource। अब उसने आगे क्या दिखा? प्रशासन में भूमि को, लैंड को और ऑर्गेनाइज करने लगा क्या? रेवेन्यू रिसोर्स, यानी और अलग से राजस्व कहाँ से आए। यानी ये तो हो गया। अब वो जो कंट्रोल करने लगा तो धीरे धीरे राजस्व अपना बढ़ाएगा ना, अपने बैंक में पैसा बढ़ाएगा। तो कहाँ से पैसा आए? अब ये लोग करने लगे, ये लोग अंग्रेजों ने। तो दिस हैड टू बी डन इन अ वे दैट कुड यील्ड इनफ रेवेन्यू टू मीट द ग्रोइंग एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी। क्या हुआ? इट्स रेवेन्यू, इसका जो राजस्व स्रोत था, दिस लैंड टू बी डन इन अ वे टू यील्ड एनफ रेवेन्यू टू मीट द ग्रोइंग एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी। अब उसने क्या किया? यानी ग्रोइंग एक्सपेंसेस की एनफ, जो क्षेत्रीय थे, जो ग्रामीण राजस्व, उसने वहाँ से चालू कर दिया लेना एक्सपेंसेस। कैसे? अ ट्रेडिंग कंपनी, यानी जो व्यापारिक कंपनी थी, हैड आल्सो टू इंश्योर दैट इट कुड बाय द प्रोडक्ट्स इट नीडेड एंड सेल व्हाट इट वांटेड। उसने क्या किया कि इंश्योर दैट इट कुड बाय द प्रोडक्ट्स, उसने प्रोडक्ट्स खरीद सकते थे, यानी खरीदा, और इट नीडेड, जो उसको ज़रूरत थी, एंड सेल व्हाट इट वांटेड, और उसको बेच दिया जो वो चाहते थे। ओके, तो देखिए बेटा, ऑन द अदर हैंड इन द विलेज, और जबकि गांव में क्या हुआ? ऑन द अदर हैंड, जबकि गांव में क्या हुआ? अलग तरीके से देखिए, अब शहरों में तो आप उसने देख लिए कि एक प्रोडक्ट्स को खरीद के दूसरे उस प्रोडक्ट्स को बेचना जो चाहते थे, कैसे उस पर सेलिंग करते थे। ठीक है, राजस्व। अब द कल्टिवेटर फाउंड द सिस्टम एक्सट्रीमली ऑपरेसिव। द कल्टिवेटर यानी जुताई वाले जो थे, क्या? फाउंड द सिस्टम एक्सट्रीमली ऑपरेसिव, यानी बहुत तेज़ी से क्या हुआ? बढ़ रहा था आगे। जुताई वाले क्षेत्र जैसे खेती बाड़ी। द रेंट ही पेड टू द जमींदार वाज हाई एंड हिज राइट ऑन द लैंड वाज इनसिक्योर। यानी अब क्या हुआ देखिए, द रेंट ही पेड टू द जमींदार, उसने रेंट पे दे दिया क्या? जमीन। किसको? जमींदार को। आवाज हाई, क्या था? वाज हाई, यानी रेंट उसका हाई था। जमीन जब रेंट पे दिया कि आप खेती करिए, हम आप इसके बदले हमें पैसा दीजिएगा, और वो पैसा क्या था? रेंट हाई था। एंड हिज राइट, और उसका अधिकार क्या था? ऑन द लैंड वाज इनसिक्योर, कि लैंड जो था इनसिक्योर था, यानी असुरक्षित था। कैसे? टू पे द रेंट ही हैड टू ऑफन टेक अ लोन फ्रॉम द मनी लेंडर। अब इसका मतलब क्या होगा? जब हाई रेंट होगा तो क्या लिया जाएगा? क्या लिया जाएगा? पैसा। क्या? कहाँ से पैसा? हाई रेट पे लिया जाएगा। तो बेटा ये दो तरीके से होता था। एक तो जमींदार थे, डायरेक्ट जमींदारों को दिया जाता था। अब जमींदार क्या करते थे? हाई रेट पे दे देते थे और काम करवाते थे। अब जिसको देते थे वो क्या करता था बेचारा? वो हाई रेट पे लोन लेता था। अब लोन लेके खेती बाड़ी करता था, जमींदार के द्वारा भी वो शोषित होता था। ठीक है, तो देखिए, and when he failed to pay the rent he was evicted from the land he had cultivated for generations। देखिए, अब वही हुआ लास्ट में कि वह अपना पे करने में क्या होता था? फेल हो जाता था, यानी लोन देने में फेल हो जाता था, जिसका क्या होता था? नुकसान झेलना पड़ता था इसको। he had cultivated for generations, तो उसकी खेती बाड़ी यानी उसका नुकसान उठाना पड़ता था उसको कल्टिवेटेड से। ठीक है, अब आइए न्यू महल देख लीजिए बेटा। महल क्या है? इन ब्रिटिश रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, महल का मतलब होता है एक ब्रिटिश राजस्व रिकॉर्ड है ये। अ महल इज अ रेवेन्यू स्टेट विच मे बी अ विलेज और अ ग्रुप्स ऑफ विलेज, यानी ये एक रिकॉर्ड था, रेवेन्यू रिकॉर्ड था। महल इज अ रेवेन्यू यानी राजस्व के रूप में, राजस्व रिकॉर्ड था ये ब्रिटिशों का। कहाँ का? गाँवों के, गांव या कई गांव के ग्रुपों का। ठीक है, तो इसको महल कहा जाता था। इसको बेटा देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अ न्यू सिस्टम इज डिवाइज्ड। अब देखिए, न्यू सिस्टम डिवाइज क्या होगा? नई सिस्टम आई। क्या नई सिस्टम थी?
By the early 19th century, many of the company officials were convinced that the system of revenue had to be changed again. By the early यानी 19th century की started में many of the company officials, बहुत सारे कंपनी ऑफिशियल्स रूप से were convinced that the system of revenue is to be changed again, यानी रेवेन्यू सिस्टम को चेंज करने की बहुत सारी कंपनियां आई हैं। कैसे? देखिए, हाउ वुड रेवेन्यू, कैसे ये रेवेन्यू फिक्स था परमानेंटली, यानी ये राजस्व फिक्स्ड हो गया। देखिए, नई सिस्टम जो आई, नया सिस्टम, ये न्यू सिस्टम, नया सिस्टम जो आया, इसमें क्या हुआ बेटा कि यह रेवेन्यू फिक्स्ड हो गया परमानेंटली एट द टाइम, किसी टाइम के लिए। कब? व्हेन द कंपनी नीडेड, जब कंपनी को चाहिए क्या, मोर मनी, अधिक से अधिक मनी चाहिए टू मीट इट्स एक्सपेंसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रेड। किसके लिए चाहिए? एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और व्यापार के लिए। तो कंपनी ने ये किया, यानी नया। पहले क्या था? पहले बेटा रेंट पे दे दिया जाता था। लोन चुकाने में, जब लोन चुकाने में क्या करता था, कृषक असमर्थ था, जिसका उसको नुकसान झेलना पड़ता था, तो उसको जब लोन नहीं दे पाता था तो पहले परमानेंटली नहीं था, तो जिसका नुकसान उठाना पड़ा। अब क्या हुआ? परमानेंटली, यानी फिक्स्ड रेवेन्यू आ गई। तो अब क्या हुआ? परमानेंटली, यानी अब इतना आपको देना ही देना है, चाहे जैसे भी दीजिए, ठीक है। किसके लिए लोग लेते थे? एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रेड के लिए। ओके, तो देखिए, इन द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ द बंगाल, इन द नॉर्थ वेस्टर्न यानी उत्तरी और पश्चिमी, पश्चिमी प्रोविंसेस, राज्य जो थे किसके? बंगाल के। यानी उत्तरी और पश्चिमी में कौन कौन से आएंगे बेटा? उत्तरी यानी बिहार, आप जाइए, नहीं, बिहार, बंगाल के उत्तर में आ जाएगा असम आपका, और पश्चिम में जब आप जाएंगे तो बिहार आएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मोस्ट ऑफ दिस एरिया इन नाउ इन उत्तर प्रदेश। अब देखिए, और इसमें सबसे मैक्सिमम कौन सा स्टेट था, कौन सा राज्य था? उत्तर प्रदेश। एन इंग्लिशमैन कॉल्ड हॉल्ट मैकेंजी। अब हॉल्ट मैकेंजी कौन है? एक अंग्रेज आया जिनका क्या नाम था? हॉल्ट मैकेंजी डिवाइज द न्यू सिस्टम। हॉल्ट मैकेंजी ने एक नया सिस्टम लाया विच कम इन टू इफेक्ट इन 1822। अब ये कब आया? 1822 में हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा एक नया सिस्टम लाया गया। ही फेल्ट, उसने महसूस किया कि दैट द विलेज वाज एन इम्पोर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन इन नॉर्थ इंडियन सोसाइटी। उसने महसूस किया कि नॉर्थ इंडिया जो थी वो क्या था? सोसाइटी, नॉर्थ इंडिया की सोसाइटी, यानी उत्तर भारत की जो सामाजिक समाज था, उसको क्या था? नीडेड टू बी प्रिजर्व, यानी सोसाइटी या नीडेड टू बी प्रिजर्व। तो मतलब बहुत ही मूल इम्पोर्टेंट था। कौन? नॉर्थ इंडियन। अब इसमें क्या आया देखिए, अंडर हिज डायरेक्शन, उसके डायरेक्शन में कलेक्टर्स, यानी आज के समय के डीएम, उस समय भी कलेक्टर कहा जाता था, आज भी कलेक्टर, वेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज, वो गांव से गांव जाएंगे। इंस्पेक्टिंग द लैंड, ज़मीन का निरीक्षण करेंगे, ठीक है। मीजरिंग द फील्ड, ज़मीन की पैमाइश करेंगे। एंड रिकॉर्डिंग द कस्टम्स, और उसको अपने रिकॉर्ड में रखेंगे। एंड राइट ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, और क्या करेंगे? डिफरेंट ग्रुप्स को अधिकार देंगे। देखिए, अब कलेक्टर्स का वर्क्स भी आ गया बेटा, तो कलेक्टर ये वर्क किया था। द एस्टिमेटेड रेवेन्यू ऑफ ईच प्लॉट विद इन अ विलेज वाज एडेड अप टू कैलकुलेट द रेवेन्यू दैट ईच विलेज। देखिए, आ गया ना। अब इस पर क्या हुआ? इस पर कलेक्ट किया, कैलकुलेट किया गया, यानी कौन सी ज़मीन किस रेवेन्यू के आधार पे है। मतलब ज़्यादा अगर उपजाऊ ज़मीन है तो ज़्यादा रेवेन्यू लगेगा, कम उपजाऊ है तो कम लगेगा, ठीक है। उसी को महल कहा गया ना बेटा, मैंने स्टार्टिंग में बताया था। विलेज के रूप में जो रेवेन्यू था, रेवेन्यू रिकॉर्ड हैड टू पे, ठीक है। दिस डिमांड वाज टू बी रिवाइज्ड पीरियोडिकली। तो यह क्या था? दिस डिमांड वाज टू बी रिवाइज्ड, और ये समय के अनुसार रिवाइज्ड होगा, समय समय के अनुसार, ठीक है। नॉट परमानेंटली फिक्स्ड, अभी और ये परमानेंटली फिक्स्ड नहीं था। मतलब आपने यहाँ पर परमानेंटली देखा, लेकिन यहाँ पे हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा एक और आ गया, यानी ये परमानेंटली नहीं था। अब देखिए इसमें क्या है,
टू चार्ज टू चार्ज ऑफ कलेक्टिंग द रेवेन्यू, अब इस पर कलेक्टिंग चार्ज किया जाने लगा। कंपनी वाज गिवन टू द विलेज हेडमैन, कंपनी ने गांव में एक हेड रखा। रदन दन द जमींदार, जिसका नाम था जमींदार। द सिस्टम केम टू नो एज द, और सिस्टम को क्या कहा गया, महलवाड़ी सेटलमेंट, यानी महलवाड़ी सेटलमेंट आया। तो आपने देखा महलवाड़ी सेटलमेंट क्या था बेटा, ये गांव से रिलेटेड था, विलेज से रिलेटेड। 1822 में हाल्ट मैकेंजी के द्वारा लाया गया। ये फिक्स्ड रेवेन्यू नहीं था परमानेंटली, यानी फिक्स था लेकिन बट परमानेंटली नहीं था। और इसमें क्या था कि पीरियडिकली यानी टाइम अनुसार चेंज होना था इसमें, ठीक है। तो ये था। अब आइए मुनरो सिस्टम। मुनरो सिस्टम, तो मुनरो सिस्टम को बेटा नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ओके, थैंक यू।